नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साल 2025 में आपका स्वागत है। 1 जनवरी की संध्या पर आज का ये सेशन आप और हम साझा कर रहे हैं और इस सेशन में आपके साथ एक जियोपॉलिटिकल किस्से को साझा किया जा रहा है। किस्सा क्या है? रशिया यूक्रेन के बीच में लंबे समय से वॉर चल रहा है, लेकिन इसमें अगर आपको यह जानकारी मिले कि रूस यूक्रेन से हार गया है तो यह बात सुनने में थोड़ी तो पचने में दिक्कत देती है। लेकिन पचते पचते फिर अगर आपको यह सुनने को मिले कि सीरिया में हार गया है तो यह बात थोड़ी सी सुनने में लगती है कि हाँ, कुछ तो रिलेवेंस हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार जाते हुए देखी है। फिर दिमाग और दौड़ाते हैं तो यह लगता है कि यार, रूस ने कैसे हार मान ली होगी, यूक्रेन से समझ से परे है। तो इसीलिए तो आज का मामला आपको विस्तार से बताने हम ले आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूस का सीरिया में हार जाना। यह चर्चा क्यों है? क्योंकि जेलेंस्की को लगता है कि उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। किसमें किया है? अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी, दिसंबर के यानी पिछले महीने की शुरुआत में, और मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ है। लगभग 50 साल से शासन कर रहा असद परिवार भाग गया है और उसके स्थान पर विद्रोहियों ने शासन कब्जे में ले लिया है। सीरिया कहां है? तो मिडिल ईस्ट में इजराइल के उत्तर में स्थित मेडिटेरेनियन सी के साथ तट साझा करने वाला देश सीरिया है, जो कि लेबनान के साथ भी सीमा साझा करता है। इस सीरिया, जिसकी राजधानी दमश्कस है, हाल ही में यहां पर 50 साल से चली आ रही बशर अल असद की सरकार, जो कि ईरान समर्थित थी और रूस समर्थित थी, वो सरकार पलट गई है और उसके स्थान पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। एक बार मैप पर और ध्यान से देख लें तो आप समझेंगे कि भारत से जब पश्चिम की तरफ चलते हैं तो मिडिल ईस्ट को क्रॉस करते हुए सीरिया के अंदर आपकी एंट्री होती है और इस ही सीरिया के अंदर आज की हमारी चर्चा केंद्रित है। यहां पर बशर अल असद और इनके पिताजी का लंबे समय से कालखंड रहा, लेकिन जब ये जुलानी आए, जुलानी जो कि अमेरिका की नजर में एक आतंकी थे, विद्रोही थे, जिस पर $10 मिलियन की बाउंटी रखी हुई थी, इन्होंने जब विद्रोह किया तो इन्होंने सत्ता बदल डाली। वो तो ठीक है, लेकिन इसी बदली हुई सत्ता, जो कि अमेरिका की नजर में आतंकी था, जो आज सीरिया का नेता बन गया है, इनसे मुलाकात करने के लिए यूक्रेन की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे कहा कि हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कूटनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं। कूटनीतिक साझेदारी में यूक्रेन का क्या फायदा और क्यों आए हो आप करने? आपकी तो खुद की हालत फटी हुई है। क्या आप इनसे यह सीखना चाहते हो जुलानी से कि भैया, तुमने रूस को सीरिया से कैसे बाहर निकाला? आपके दिमाग में फिर से प्रश्न आएगा कि सीरिया में रूस था कहां? अरे भाई साहब, लगभग 63,000 सैनिक एक टाइम पर रूस के सीरिया में हुआ करते थे। अगर वो सैनिक यहां से निकले हैं तो निश्चित ही जिलानी के पास कोई ना कोई टैक्टिक तो रही होगी। ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री तुरंत यहां पहुंचे और कहा कि देखो, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, जो हमसे बन पड़ेगा। हालांकि खुद ही फटी हालत में है यूक्रेन, ऐसे में फिर भी इनकी मदद करने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजा है, जो कि यहां जाकर कहा है कि हम आपके साथ आगे चल करके बातें करेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने और हमने एक ही जैसे कष्ट भुगते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि एक ही जैसे कष्ट की बात अगर यूक्रेन कर रहा है सीरिया के साथ, तो कुछ तो दोनों का कॉमन दुश्मन के कष्ट भुगते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि एक ही जैसे कष्ट की बात अगर यूक्रेन कर रहा है सीरिया के साथ, तो कुछ तो दोनों का कॉमन दुश्मन के साथ रहा होगा। तो वर्तमान में जो विद्रोही हैं, इन्हें रूस से बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है उसका इतिहास बताएंगे, लेकिन जेलेंस्की रूस से कितने प्रताड़ित हैं वो तो जग जानता है। ऐसे में तस्वीरें बड़ी मायने रखती हैं, जहां पर जुलानी के साथ, यानी कि सीरिया के वो विद्रोही जो कि इस समय आकर के नेता बन चुके हैं, उनके साथ यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये जो भव्य स्वागत है और ये जो सेरेमनी है, ये आप यहां देख सकते हैं। सुर्खियां निकलती हैं, ट्वीट्स बाहर आते हैं। 30 तारीख को मुलाकात होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो यूक्रेन में है वो अपना एम्बेसी ओपन करती है। यहां पर बकायदा यूक्रेन का झंडा फहराया जाता है। व्लादिमीर जेलेंस्की का ट्वीट बाहर आता है और वो कहते हैं कि आज मेरे कहने पर
यूक्रेन के विदेश मंत्री जाकर दमस्कस पहुंचे और वहां कर जाकर के बातचीत की, और हम लोग वहां पर 500 टन गेहूं का आटा भिजवा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में गेहूं का कटोरा नाम से जाना जाता है यूक्रेन। ऐसे में बोले हम अपनी तरफ से 500 टन गेहूं भिजवा रहे हैं, आटा भिजवा रहे हैं सीरिया में मानविक आधार पर मदद करने के लिए। तो जब यह सुर्खी निकलकर आती है तो इसमें एक कॉमन फैक्टर निकलकर आता है कि यूक्रेन बेचारा खुद भी बहुत दुख भुगता है। अब जब खुद दुख भुगता है तो सीरिया वालों को यह अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सिंपैथी देने गया है। तो चलिए अब कॉमन दुश्मन के बारे में भी जान ही लेते हैं। अल्टीमेटली जेलेंस्की इनके साथ कौन सा कॉमन प्यार साझा करते हैं जिसके चलते लोग यह कह रहे हैं कि सीरिया और यूक्रेन स्ट्रेटेजिक टाई करेंगे। तो देखो साहब, बशर अल असद जिनकी 50 साल तक यहां सरकार रही, उनके फादर और बशर अल असद जो हैं उन्होंने सीरिया पर ऐसे समय में शासन किया जब यहां पर कई तरह के ग्रुप्स रहा करते थे, जैसे कुर्द हैं, आर्मेनियंस हैं, एसीरियंस हैं, ईसाई हैं, ड्रूज हैं, अलवाइट हैं। इन सब के बीच में सीरिया के अंदर बशर अल असद पर मतलब जो परिवार है इनकी सरकार रही। 1970 में जनरल हाफिज अल असद ने सत्ता पर कब्जा किया था और सन 2000 में उनकी मौत के बाद बशर अल असद ने सत्ता पर कब्जा किया। इससे पहले 63 में जब तख्ता पलट हुआ था तब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने वन स्टेट की शुरुआत की थी। जब बशर अल असद सत्ता में थे तो पहले तो यूएसएसआर ने और बाद में मतलब जब असद सरकार में थे इनके पिताजी तब तो यूएसएसआर ने, और जब बशर अल असद सरकार में थे तो पुतिन ने इनकी बड़ी हेल्प की थी। तस्वीरें बयान करती हैं कि जब जब बशर अल असद को मुसीबत आई तो पुतिन ने इन्हें अपना कंधा दिया। कुछ सुर्खियां मैं आपको 2017 की दिखा रहा हूं जिसमें असद पुतिन से कह रहे हैं कि आपने हमें बचा लिया, अदरवाइज हम बर्बाद हो जाते। ऐसा कैसे? असल में असद को हटाने के लिए कईयों बार पहले भी सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति बनी है, कईयों बार विद्रोही निकलकर आए हैं, लेकिन रूस के इंटरफेरेंस से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। ये जाकर के रूस से मदद ले लेते थे और मदद में मिली सहायता से बशर अल असद अपनी सरकार चलाते रहते थे। जब जब ये सहायता लेने पहुंचे तो रूस ने अपने सैनिक यहां पर भेजे हैं। वर्ष 2018 की न्यूज कटिंग देख रहे हैं जहां रूस के 63,000 सैनिक लड़ने के लिए सीरिया भेजे गए। ये किन से लड़ने गए थे? विद्रोहियों से लड़ने गए थे। कौन विद्रोही? जो बशर अल असद की इतने समय से चली आ रही सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे थे, उनके साथ में लड़ने के लिए रूस सैनिक भेजा करता था। अब रूस के सैनिक अगर यहां गए हैं तो आज क्या हो गया? क्या वो सैनिक विद्रोहियों से हार गए क्या? मतलब बशर अल असद ने हार कैसे मान ली? तो देखो, रूस खुद युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ एक फ्रंट पर, तो ऐसे में उसे अपना फ्रंट बचाना है कि इनका देश बचाना है। रूस ने इस बार अपने सैनिकों की यहां पर पहुंच कम कर दी और कहा कि देखो, आपके लिए मेरे लोग जान नहीं देंगे, आप अपनी जान बचा करके निकल लो, बचा सकते हो, मैं अपने फ्रंट पर जंग कर रहा हूं। आप सोचिए, एक समय पर 63,000 रूसी सैनिक सीरिया में रहा करते थे। 39,000 के आसपास यहां पर रशियन एयरफोर्स के सॉर्टीज थे। 86,000 मिलिटेंट्स को रशिया ने एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से मारा था। 86,000 को 1,21,000 टेररिस्ट को टारगेट किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था रशिया के द्वारा। मतलब रशिया ने सीरिया में जिस तरह से जिन्हें टेररिस्ट बोल रहे थे, असल मायने में ये विद्रोही थे जिन्हें सरकार के खिलाफ जाना था, लेकिन रूस ने असद का साथ देते हुए इन सब विद्रोहियों पर खूब गोले बारूद बरसाए और उन गोले बारूद में हजारों की संख्या में सीरियंस मारे गए, हजारों की संख्या में रिबेल्स मारे गए जो सरकार का विरोध करते थे। अच्छा, अब साहब, सीरिया के अंदर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रूस ने क्या किया? रूस ने बकायदा अपने यहां पर हाईटेक एयरक्राफ्ट तैनात करके रखे। आज भी ये जो आपको रूसी झंडे के निशान दिख रहे हैं, ये सीरिया के अंदर बने हुए रूसी बेसिस हैं जहां रूसी सेना अथवा एयरफोर्स रहती है, ताकि इस स्थिति पर कंट्रोल पाया जा सके। अगर सीरिया की स्थिति खराब हो तो रूस यहां से कंट्रोल स्थापित कर ले। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया को सरकार में बनाए रखने के लिए, बशर अल असद को साथ देने के लिए पुतिन ने लंबा संघर्ष किया, पुतिन ने लंबा साथ भी दिया है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली वर्ष 2024 के अंतिम दिनों में, नवंबर के आखिरी दिनों में, जब विद्रोहियों ने अलेपो शहर के ऊपर कब्जा करना शुरू किया तो रशिया ने कुछ दिनों तक तो इन विद्रोहियों पर गोलीबारी चलाई, मतलब इनको मारने का प्लान किया। सीरिया के रिबेल्स जो इस तरह से कर रहे थे असद को हटाने की प्लानिंग, उनको पहले तो पुतिन ने रोका, लेकिन जब विद्रोही बहुत ज्यादा अग्रसर हुए,
तो रूस वहां से चुपचाप निकल लिया। ये कुछ तस्वीरें हैं गन चलती हुई, जिसमें कि रशियन जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरह से रिबेल्स के द्वारा सरेंडर हो गए। मतलब चारों तरफ से रिबेल्स उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिए कि भाई हम आपको यहां रुकने नहीं देंगे। अब एक दिमाग में आपके प्रश्न आना शुरू होगा कि रिबेल्स के पास इतने वेपन कहां से आए, इतना सामर्थ्य कहां से आया कि रूस को भी नहीं टिकने दिया, उसके इतने सैनिक यहां थे उन्हें भी नहीं टिकने दिया। तो ये तो बड़ा सवाल है। तो अब इस सवाल का जवाब भी मिलेगा, लेकिन इस पूरी घटना में जब 9 दिसंबर के दिन असद भाग निकले तो आप यहां पर इस वीडियो को देखें, जहां पर रूसी सेना यहां से कुछ इस तरह से छोड़कर भागती हुई दिखाई दे रही है। इसको कवर किया जा रहा है कि रूसी सैनिक बड़ी संख्या में यहां से निकल रहे हैं। बकायदा इन्होंने रिबेल्स के साथ समझौता किया होगा, तभी इनके ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं और रूसी सैनिक सीरिया से निकल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह रूस के लिए बड़ी शर्म की बात थी? क्योंकि इस तरह से सीरिया में जहां लंबे समय से इनका इंटरफेरेंस रहा हो, बशर अल असद के निकलते ही इन्हें भी निकलना पड़ा। निश्चित ही रूस के लिए यह बड़ा शर्मसार करने वाली न्यूज थी। यही कारण है कि यह हेडलाइन बनी कि रशिया ने अपनी प्रेस्टीज खो दी जैसे ही असद यहां से निकले। सीरिया से निकले तो उनका सम्मान भी चला गया और पुतिन को हुआ नुकसान सीरिया में एक बड़ा नुकसान माना गया। लेकिन आपके दिमाग में अब तक की पूरी कहानी से एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका होगा, और वो सवाल ये कि साहब ये संभव कैसे है कि जिसके पास इतना असलहा हो उसे कोई रिबेलियस ग्रुप हटा दे। गन हो सकती हैं, तोप हो सकती हैं, लेकिन रूस से लड़ना आम बात तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन रिबेल्स के साथ कोई और जुड़ा हुआ था। तो कौन जुड़ा हुआ था, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब इसको हटाने के पीछे केवल और केवल सीरिया के अंदर रिबेल्स नहीं, कुछ और भी थे। हम पुतिन को मान रहे थे कि असद के साथ हैं, लेकिन ये जो प्राणी है, ये प्राणी इन दो लोगों की मदद से सीरिया में विद्रोहियों की साथ दे रहा था, क्योंकि रूस का घमंड टूटना जरूरी था जेलेंस्की के लिए। जेलेंस्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूस जितने फ्रंट्स पर दुनिया में लड़ाई लड़ रहा है वो सीरिया में हारे। इससे सैनिकों का मनोबल टूटेगा, रशियंस का मनोबल टूटेगा। पुतिन को हारता हुआ देखकर उन्हें लगेगा कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, हमारे सैनिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और इसमें इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है, अब वो समझते हैं। देखो साहब, ये जो प्राणी है इसका तो केवल इतना सा इंटरेस्ट था कि यार हमको बहुत मारता है वो, तो बोले भाई साहब हमको भी बहुत मारा है, तो चलो एक साथ एक दूसरे को कंधा देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे स्वार्थी आदमी निकला वो ये था। ये स्वार्थी आदमी कैसे निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमेरिका का तो खेला हम जानते ही हैं, क्योंकि अमेरिका असल मायने में जहां रूस है वहां उसके खिलाफ वो खड़ा है। तो खेला कुछ इस प्रकार से है, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले मैं आपको लेकर चलता हूं। आपको ध्यान है जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ तो यूक्रेन को बड़ी संख्या में बायरक्तार ड्रोन तुर्की ने उपलब्ध कराए थे, और इन ड्रोन्स को बकायदा तुर्की ने यूक्रेन में ही बनवाना शुरू कर दिया था। अब तक की दुनिया के जितने भी बढ़िया ड्रोन्स हैं उनमें से तुर्की का बायरक्तार ड्रोन माना जाता है। यह ड्रोन यूक्रेन को जब मिला तो इसने रूसी कैंप पर जो हमले किए उससे रूस का बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसे में रूस जो है ना, मतलब ये वो वाली बात है कि पुतिन को अपनों से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि तुर्की को वो अपना समझते थे। तो पहले तो वो यूक्रेन के साथ जाकर बायरक्तार ड्रोन दिया। क्यों दिया? क्योंकि नाटो मेंबर है तुर्की। अमेरिका के साथ रहकर F-35 चाहता है तुर्की कि अमेरिका हमें F-35 दे तो हम यूक्रेन की मदद करें। आपको याद हो तो ब्लैक सी में जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जहां से ब्लैक सी से निकल करके डार्डेनल्स स्ट्रेट के रास्ते से, बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर के निकलते हैं, मरमरा सी होकर के, यह रास्ता तुर्की कंट्रोल करता है। तो अमेरिका के कहने पर इस रास्ते को यूक्रेन के लिए खोलकर रखने वाला तुर्की था। तुर्की ने साथ साथ यूक्रेन को बायरक्तार ड्रोन दिए, जिससे रूस का बहुत नुकसान हुआ। यानी ये वो प्राणी है जिसने एक बार तो साधने के लिए पुतिन का हाथ पकड़ा रखा और दूसरी तरफ से अमेरिका का हाथ पकड़ा रखा। ये सही मायने में दुनिया में मैप में जिस तरह से बीच में पड़ा हुआ है, ये वैसे ही बीच का आदमी है। मतलब एक तरफ ये नाटोस के साथ है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्रीज में साथ होने की चेष्टा करता है कि मुझे एससीओ के अंदर मेंबरशिप मिल जाए। ये वो प्राणी है जो दोनों नाव पर हाथ रख के चल रहा है। अगर आप तुर्की का मैप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका बड़ा हिस्सा एशिया में है, चिन्नू सा हिस्सा यूरोप में है। जिस तरह से इसके अंदर दोनों
कॉन्टिनेंट्स का मिक्सचर है, ऐसे ही इसमें दोनों डिप्लोमेसीज का मिक्सचर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मिश्रण है, म्यूल टाइप का मिश्रण है ये। ऐसे में ये स्थिति इसकी ऐसे निकल कर आती है कि ये एक तरफ से रूस का भला बनता रहा कि मैं आपके एससीओ में आना चाहता हूं, मैं आपके ब्रिक्स में आना चाहता हूं, और वहीं दूसरी तरफ से ये जो प्राणी है ये रूस को पटखनी देता रहा सीरिया में। कैसे देता रहा, अब उसको समझते हैं। देखो, तुर्की के दक्षिण में एक जगह है जो कि सीरिया के नाम से आप जानते हैं, लेकिन असल में सीरिया का बड़ा हिस्सा असद कंट्रोल नहीं करते थे। असद के पास तो ये एरिया था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। असल मायने में सीरिया का जो उत्तरी हिस्सा है और जो तुर्की का दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर कुर्द लड़ाके हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। ये जो कुर्द है ना, ये जो कुर्द लड़ाके हैं, इनको कुर्दिस्तान चाहिए, और ये कुर्दिस्तान को तुर्की के अंदर भी सोचते हैं कि हम यहां से निकल करके तुर्की को भी अपना हिस्सा मानेंगे। इससे तुर्की को बड़ी नफरत है। कईयों बार तुर्की इस क्षेत्र पर कब्जा करते करते अपना टेरिटरी सीरिया के अंदर बड़ी कर लिया है। मतलब आप ऐसे समझिए कि तुर्की ने सीरिया के विद्रोहियों को जो इदलिब से निकलकर अलेप्पो गए थे, उन्हें वेपन तो दिए, लेकिन बदले में इसके बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। ये कुछ ऐसा है कि अगर हम ये कहें कि बांग्लादेश हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुस करके कुछ बॉर्डर कब्जा कर लें, चाइना मदद करेगा, मदद के नाम पर नेपाल के अंदर घुस जाएगा। कुछ वैसी ही मदद तुर्की ने इन विद्रोहियों की अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसने एक कोने पर तो कब्जा कर लिया, और कुर्द जहां पर रहते हैं उन पर हमला करके इसने एक बफर स्टेट क्रिएट कर दिया। कुछ इस तरह से, मतलब कुर्द इलाकों में इस तरह से फेंसिंग कर दी या इतनी गोलीबारी चलाई कि उन्हें सरका के इधर भेज दिया, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर लिया। तुर्की ने खुद को सिक्योर करने के लिए यहां विद्रोहियों को भर भर करके वेपन्स दिए। उसका प्रमाण क्या निकला? प्रमाण यह निकला कि जैसे ही बशर अल असद की सरकार गिरी, तुर्की ने तुरंत अपना विदेश एनवॉय इनके पास मिलने भेजा। तुर्की के विदेश मंत्री सीरिया में पहुंचे मिलने के लिए और कहा कि चिंता मत करो, हम आपके ऊपर लगे हुए वैश्विक प्रतिबंध हटवाएंगे। कौन से प्रतिबंध? भाई, ये जो प्राणी आपको दिख रहा है जुलानी नाम का, ये तो आतंकी हुआ करता था। जिस आईसिस के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध लड़ा था, जिस बगदादी को मारने के लिए अमेरिका ने जी जान लगा दिया था, उसका लेफ्टिनेंट था ये जो व्यक्ति आज सूट बूट में आपको नेता टाइप लग रहा है, असल में एक टाइम पर यह मोस्ट वांटेड अमेरिका का आतंकी था। $10 मिलियन का इसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। इसका जन्म सऊदी में हुआ, लेकिन पढ़ाई इसकी सीरिया में ही हुई है। यह पहले अल कायदा के साथ रहा, फिर आईसिस के साथ रहा। इसके बारे में जान लीजिए आप। 2003 में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं के इराक पर जब हमला किया, तब जुलानी अल कायदा से जुड़ा हुआ था। 2010 में अमेरिकी सेना ने जुलानी को अरेस्ट कर लिया था और कुवैत के पास बुका जेल में बंदी बनाकर रखा था। फिर अबू मोहम्मद अल जुलानी, आईसिस के चीफ जो अबू बकर था अल बगदादी, उसका लेफ्टिनेंट रहा। 28 जनवरी 2017 में विद्रोही गुटों को मिलाकर इसने अपना तहरीर अल शाम बनाया। देखो, जो आईसिस था ना, आईसिस था क्या? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यानी कि बगदादी चाहता क्या था कि सीरिया में जैसे आज एचटीएस ने शासन कर लिया है सीरिया पर, ऐसे आईसिस चाहता था कि वो शासन करे। तो वो दो राष्ट्रों को मिला के शासन करना चाहते थे। वो तो कामयाब हुए नहीं, लेकिन जुलानी कामयाब हो गया अपना ग्रुप बना करके, अल शाम, तहरीर अल शाम बना करके। लेकिन अमेरिका इसको लेकर के अब बड़ा खुश है। अमेरिका क्यों खुश है? क्योंकि देखो, अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े डबल प्रकार के हैं। डबल प्रकार के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? दुनिया में वो अपने हितों को ध्यान में रख करके बताता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या फलाना व्यक्ति आतंकवादी है। सोचिए, जो आईसिस उसके लिए बहुत खतरनाक आतंकी था। इवन ये जुलानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अमेरिका का $10 मिलियन का बाउंटी था। यानी इसके ऊपर इनाम घोषित कर रखी थी अमेरिका ने कि कोई इसे मिल जाए तो बताना, हम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, $10 मिलियन उसको रकम देंगे। और सोचो, जब ये पूरी घटना हुई, मात्र 10 दिन के अंदर अमेरिका ने इसके ऊपर से $10 मिलियन का इनाम हटा दिया कि नहीं भाई, अब तो तुम नेता बन गए हो। मतलब आप सोचो कितने डबल स्टैंडर्ड हैं अमेरिका के, जहां वो एक व्यक्ति जिसे आतंकवादी कहता है, उसे 10 दिन के अंदर ही उस पर से इनाम हटाकर नेता स्वीकार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया में अगर हमारे देश में ना गलती से भी कहीं पर भी, क्योंकि देश में हमारी इतनी डाइवर्सिटी है,
कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी माइनॉरिटीज के साथ मेजॉरिटी के साथ में कहीं कंफ्लिक्ट हो जाए तो हमारे लिए आ जाएगी वैश्विक अशांति की बात कि साहब यहां पर मानवता जो है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का उल्लंघन हो रहा है। और वहीं खुद अगर दुनिया में कहीं भी बम गोले बरसा रहा हो या उसका मित्र इजराइल पूरे गाजा को मिटा दिया हो तो भी वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। इसके इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स में ये जुलानी भी हीरो क्यों बन गया? क्योंकि इसने असल मायने में रूस को असद के पास से हटा दिया। तो रूस हटा तो अमेरिका जीता, तो जीता तो उसकी इनाम पहली इसने ये दे दी। और उन्हीं का प्यादा कौन है? ये, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आते हुए वहां के विदेश मंत्री तो अच्छे लगेंगे नहीं और ना ही वहां से आते हुए बाइडेन अच्छे लगेंगे। तो ऐसे में इसको भेजा गया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे विदेश मंत्री को भेजो और कहो अपनी तरफ से कि आका बहुत खुश हुए हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे में भाई साहब इनको क्या लगा होगा? भाई साहब इनको इन्हें देखकर बड़ा दुख हुआ होगा। और दुख केवल इस बात का हुआ होगा कि यह व्यक्ति अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए इनको धोखा दे दिया। यह व्यक्ति आजकल अपना बड़ा मैप दिखा रहा है, तुर्की के लोगों को बड़ा मैप दिखाकर कहता है कि हमारा क्षेत्रफल इतना थोड़ी है, 7,82,000 किलोमीटर। सोचते हो कि तुर्की इतना है? नहीं, हम दुनिया के कई देशों में अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं, लीबिया में, सीरिया में, सोमालिया में। कल को यही जो HTS है, यही जुलानी एक दिन इस तुर्की की खाट खड़ी करेगा। क्यों? क्योंकि आज उसने असद को हटाने में इनका साथ लिया है, लेकिन जो खुद के क्षेत्र कब्जे में हो गए हैं वो एक दिन उन्हें भी छुड़ाएगा। लेकिन इन सभी स्थितियों में इसने आज तो बकायदा अपने बॉर्डर तुर्की ने सिक्योर कर लिए हैं और धोखा दे करके किसको धोखा दिया? भाई साहब इन्होंने बशर अल असद को, और धोखा दिया इन्होंने पुतिन को। पुतिन संभवतया मन ही मन ये विचार जरूर कर रहे होंगे, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। असल मायने में इनके साथ जो कहानी हुई है वही वाली बात है कि मेरा तो औरों ने नुकसान नहीं, अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। तो असल में इसके जो अपने हुआ करते थे पुतिन के, वो इनको धोखा दे गए और उनकी ग्लोबल इंसल्ट करा गए। देखते हैं पुतिन इसका कैसे रिवेंज लेते हैं। वेट एंड वॉच। जियोपॉलिटिक्स में केवल एक ही सिद्धांत, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं, कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में इतना ही। नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं में जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, अभी वो ऑफर वैलिड है। आज ऑफर वैलिड रहेगा। ऑफर क्या है? वर्ष 2025 के लिए हमने अपने सभी कोर्सेज पर अंकित 50 कूपन कोड लगाकर 24 आवर्स के लिए 50% कोर्स में ऑफ दिया हुआ है। चाहे हमारे फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हो या फिर हमारे अपनी पाठशाला के कोर्सेज। तो बातें बाजार की कोर्सेज जो हैं हमारे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां कूपन कोड यूज करके आप 1999 के कोर्स को 999 में एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ अपनी पाठशाला के तमाम कोर्सेज, फिर चाहे वो RPSC के कोर्सेज हो, फाउंडेशन कोर्सेज हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्सेज हो, सभी पर 50% का ऑफ देकर के आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जल्दी जाइए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। मध्य रात्रि तक संभवतः यह समाप्त हो जाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा, आपके सहयोग के लिए हम भी आपकी अपेक्षा में खड़े हैं। आपको जैसा ठीक लगे हमारे तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं।